स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल इन्फिनिटी स्टडी में। मैं सौरभ तिवारी। हम फंडामेंटल राइट्स को पढ़ रहे थे, मौलिक अधिकार, और अनुच्छेद 32 तक पहुँचे थे और अब रिट को पढ़ रहे हैं। रिट में हमने बंदी प्रत्यक्षीकरण को देखा। अब उसके बाद अगली जो रिट है, सेकेंड नंबर, वह है परमादेश। परमादेश में हम आदेश देते हैं। इसका बेसिकली अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। हम आदेश देते हैं यह किसी एक सार्वजनिक प्राधिकरण के खिलाफ जारी किया जाता है। यह जो रिट है किसी एक सार्वजनिक प्राधिकरण के खिलाफ जारी किया जाता है और उनके जो कार्य हैं या उसे जो नकारने के संबंध में पूछा जाता है कि आप मतलब उनका जो कार्य क्या है और उसको क्यों नकारा गया है, उसके संबंध में ये रिट जारी की जाती है, परमादेश। ठीक है, तो एक ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और दूसरा ये है कि ये जो रिट है ये व्यक्तिगत मतलब विशेष व्यक्ति के लिए नहीं जारी की जाती कि किसी एक व्यक्ति के लिए जारी की जाए, किसी निकाय के लिए जारी की जाती है या किसी प्राधिकरण के लिए जारी की जा सकती है। ठीक है, और उनके लिए जारी नहीं की जा सकती जो गैर संवैधानिक है, मतलब जिनका निर्माण संविधान के तहत नहीं हुआ है, उनके लिए भी रिट नहीं जारी की जा सकती। सिर्फ ये संवैधानिक जो निकाय है, प्राधिकरण है, उनके खिलाफ जारी की जाती है। और राष्ट्रपति और राज्यपाल जो होते हैं उनके खिलाफ भी रिट नहीं जारी की जा सकती है। तो ये कुछ लोग हैं जिनके खिलाफ रिट नहीं जारी की जा सकती। बेसिकली आप इसका मतलब समझिए, परमादेश हम आदेश देते हैं ना। तो ये अगली रिट हुई। इसके बाद है प्रतिषेध। प्रतिषेध का अर्थ होता है रोकना। तो प्रतिषेध का बेसिकली मतलब ये होता है कि जो इसका मतलब होता है रोकना। तो यह तब जारी किया जाता है, जो न्यायालय होता है वो अधीनस्थ न्यायालय या अधिकरणों को तब जारी करता है जब कोई भी कार्य उनके उच्च न्यायिक क्षेत्र से बाहर है। मतलब कोई ऐसा कार्य जो उच्च न्यायिक क्षेत्र से बाहर है, मतलब उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, तो न्यायालय एक रिट जारी करके उनको रोकता है। इसका मतलब यह हुआ। और यह जो है यह मतलब न्यायिक और अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के खिलाफ ही जारी किया जाता है, सबके खिलाफ जारी नहीं किया जाता है। तो प्रतिषेध का मतलब ये हुआ। प्रतिषेध के बाद जो अगला है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण प्रमाणित करना। उत्प्रेषण का मतलब होता है प्रमाणित करना। तो उत्प्रेषण जो है यह भी एक न्यायालय द्वारा ही जारी किया जाता है। ऐसे न्यायालय को जो जिनके यहाँ कुछ लंबित मामले हैं और काफ़ी दिनों से उनमें कुछ कार्य नहीं हो रहा है, तो न्यायालय द्वारा उन्हें सूचित किया जाता है कि आप उन लंबित जो मतलब कार्य हैं उनको स्थानांतरित करिए दूसरे न्यायालयों को, या न्यायालय जिसने रिट जारी किया उसको स्थानांतरित करिए। ठीक है, और इसमें या तो फिर कानून मतलब जो न्यायालय है वहाँ पे कमी है कोई, है ना, वहाँ का जो कानूनी नियम है वो अच्छे से नहीं चल रहा है, तब ये रिट जारी की जाती है एक न्यायालय द्वारा। ये मतलब ये भी न्यायिक प्राधिकरणों के खिलाफ ही जारी किया जाता है और न्यायिक और अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के खिलाफ ही जारी किया जाता है। और यह व्यक्ति को भी किसी प्राधिकरण के खिलाफ जारी किया जा सकता है, उसके अधिकार के खिलाफ। अगर वहाँ पे मतलब उसके अधिकार जो हैं वह नहीं हो रहे हैं तो तब भी ये उत्प्रेषण रिट है जो इसको जारी किया जा सकता है। तो उत्प्रेषण रिट का मतलब ये हुआ। अब अगली जो है लास्ट रिट जो है अधिकार परीक्षा। ठीक है, अधिकार परीक्षा। तो ये रिट जो है बेसिकली तब जारी की जाती है जब कोई भी व्यक्ति जो है किसी भी संवैधानिक निकाय में मतलब अनाधिकार ग्रहण करता है, वो जबरन वो अवैध रूप से वहाँ कार्य करता है, तब यह रिट के माध्यम से उसे सूचित किया जाता है कि आप जो है आपका अपना जो कार्य कर रहे हैं वो अधिकार क्षेत्र से बाहर है। तो इस रिट के माध्यम से सामने वाले को सूचित किया जाता है। प्राधिकृत द्वारा वारंट। इसका बेसिकली अर्थ होता है प्राधिकृत द्वारा वारंट, मतलब ये ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जारी किया जाता है जो
मतलब कोई भी संवैधानिक निकाय है वहाँ पर अवैध रूप से कार्य किया जाता है तो उसको ये रिट जारी करके उसको उस कार्य से रोका जाता है और उसको अपने जो कार्य क्षेत्र है उसके बारे में उसको बताया जाता है। तो ये बेसिकली जो 5 रिट हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये रिट बहुत ही महत्वपूर्ण है इसलिए सभी रिटों को ध्यान रखिएगा। और हमने एक रिट पहले पढ़ लिया था और 4 रिट को अभी देखा। अब अनुच्छेद 33 की तरफ आते हैं। अनुच्छेद 33 की तरफ आते हैं। सशस्त्र बल एवं मूल अधिकार अनुच्छेद 33 में है। ठीक है, तो इसमें संसद को यह अधिकार दिया गया है कि जो सशस्त्र बल है ना, पुलिस बल हो गई और खुफिया एजेंसी जितने भी हैं ये तो उनके जो मौलिक अधिकार है उसमें युक्त मतलब कई बार उसमें प्रतिबंध लगाया जा सकता है संसद के माध्यम से। सिर्फ अधिकार संसद को दिया गया है कि वह प्रतिबंध लगा सकती है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि उनके भी जो एक समुचित कार्य है वो बना रहे और जो एक अनुशासन होता है कार्य में वो बना रहे, इसलिए संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह खुफिया एजेंसी हो गई और पुलिस बल हो गए, सशस्त्र बल हो गए, जितने भी अर्धसैनिक बल हो गए है ना, इनमें सब में युक्त प्रतिबंध लगा सकती है। तो ये इस संबंधित जो विधि का निर्माण का अधिकार दिया गया है सिर्फ संसद को दिया गया है। इसके अलावा दूसरा और कोई नहीं कर सकता, मतलब विधानमंडल को ये शक्ति नहीं दी गई है। तो ये एक चीज ध्यान रखिएगा। संसद ने कुछ अधिनियम भी बनाए, जैसे सैन्य अधिनियम हो गया, सैन्य अधिनियम 1950 में हो गया, वायुसेना अधिनियम हो गया, है ना, वायुसेना अधिनियम ये भी 1950 में बना। इसी तरह और भी कुछ बने महत्वपूर्ण, नौसेना अधिनियम भी हो गया इसी तरह। नौसेना अधिनियम तो ये भी बना 1950 में। ठीक है, और पुलिस बल अधिनियम एक बना था। उन्नीस सौ 66 में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम जो है संसद ने बनाए और इनके बारे में ये जो नियम बनाने का अधिकार है सिर्फ संसद को है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, विधानमंडल को कोई भी नियम जो है इस संबंधित बनाने का अधिकार नहीं है। तो अनुच्छेद 33 के बारे में हमने ये देखा। अब उसके बाद अगला जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है 34। अनुच्छेद 34 मार्शल लॉ और मूल अधिकार। मार्शल लॉ और मूल अधिकार। तो अनुच्छेद 34 में यह अधिकार एक दिया गया है कि जब जिस भारत के मतलब भारत का जो राज्य क्षेत्र है, अगर उसके किसी भी क्षेत्र में जो है मार्शल लॉ लगा हुआ है ना, किसी विशेष क्षेत्र में अगर मार्शल लॉ लगा है तो वहाँ पर मूल अधिकार पूर्णतः प्रतिबंधित हो जाएंगे, है ना, वहाँ पर मूल अधिकार जो है पूर्णतः प्रतिबंधित हो जाएंगे। तो ये जो मार्शल लॉ होता है, मार्शल लॉ बेसिकली एक इसका जो अर्थ होता है मार्शल लॉ का, सैन्य प्रशासन। सैन्य प्रशासन मतलब कि जो एक नियम कानून है सेना के हाथ में दे दिया जाता है और सेना फिर उसे अपने हिसाब से चलाई जाती है। मतलब सेना को कुल मिला के असामान्य शक्तियां दे दी जाती हैं, मतलब सेना को पर्याप्त शक्तियां दी जाती हैं जिस आधार पे सेना जो है अपने हिसाब से वहाँ पे प्रशासन करता है। मार्शल लॉ तब लगाया जाता है जब युद्ध की स्थिति हो, है ना, दंगे हो रहे हो देश में किसी भी विभाग में, या तो कुछ ऐसा हो रहा हो जो मतलब समाज के लिए अनुकूलित नहीं है, तो उस क्षेत्र में मार्शल लॉ लगाया जाता है। तो
एक चीज़ ये भी समझिएगा कि मार्शल लॉ को कहीं भी संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है ना। मार्शल लॉ के बारे में कोई उपबंध नहीं है ना, संविधान में से कहीं भी परिभाषित किया गया है। सिर्फ अनुच्छेद 34 ये कहता है कि जहाँ पर मार्शल लॉ लगेगा वहाँ पर मूल अधिकार जो है पूर्णतः प्रतिबंधित हो जाएंगे। तो यहाँ पर बेसिकली यही बात हुई है। तो मार्शल लॉ का मतलब समझ लीजिए, और अनुच्छेद 34 में क्या है इसके बारे में हमने ये बात किया। हाँ, एक चीज़ यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा, जो मार्शल लॉ होता है और जो राष्ट्रीय आपातकाल होते हैं दोनों अलग अलग चीज़ होती हैं, है ना। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत लगता है। तो ये दोनों चीज़ जो है अलग अलग हैं, है ना। तो इन दोनों में क्या अंतर है इसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। मार्शल लॉ और राष्ट्रीय मार्शल लॉ और राष्ट्रीय आपात में हम थोड़ा सा अंतर समझते हैं क्या होता है। तो मार्शल लॉ जहाँ लगता है वहाँ पर जो मूल अधिकार है पूर्णतः प्रतिबंधित हो जाते हैं ना, और राष्ट्रीय आपातकाल में मूल अधिकार के साथ साथ केंद्र राज्य के संबंध में भी परिवर्तन हो जाता है और राज्यों की जो शक्तियाँ हैं वो केंद्र के पास चली जाती हैं। तो राष्ट्रीय आपातकाल में एक ये अंतर है। दूसरा ये है कि मार्शल लॉ को संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है, राष्ट्रीय आपातकाल को अनुच्छेद 352 के तहत परिभाषित किया गया है ना। इसको किसी एक विशेष क्षेत्र में लगाया जाता है, मार्शल लॉ को किसी एक विशेष भूभाग पे लगाया जाता है, और इसको राष्ट्रीय आपातकाल को क्या है कि देश के पूरे भाग में एक साथ भी लगा सकते हैं और किसी राज्य विशेष में भी लगा सकते हैं। तो और ये जो है तो ये दंगे उंगे की स्थिति में होता है, और सामान्य कानून जो होता है, और एक सामान्य कानून को निलंबित करने के लिए मार्शल लॉ को लगाया जाता है। जबकि राष्ट्रीय आपातकाल जो है ये बाहरी युद्ध या सशस्त्र विद्रोह के आधार पे इसको लगाया जाता है ना। बाहरी युद्ध या सशस्त्र विद्रोह के आधार पे लगाया जा सकता है, और संविधान में से कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया और इसकी व्याख्या स्पष्टता की, इसके बारे में हमने देखा। तो ये कुछ बेसिकली अंतर रहे जिनके बारे में हमने देखा। उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि मार्शल लॉ जो होता है राष्ट्रीय आपातकाल से भिन्न होता है, अलग होता है ना। अनुच्छेद 35 जो है ये संसद जो है उसको यह अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 35 संसद को यह अधिकार देता है कि वह किसी भी मूल अधिकार को कानूनी रूप से प्रभावी करने के लिए कुछ नियम बना सकती है ना, कुछ कानूनों का निर्माण कर सकती है। अनुच्छेद 35 के तहत संसद को यह अधिकार है कि वह किसी भी मूल अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए कुछ मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए नियम बना सकती है, कानूनों का निर्माण कर सकती है ना। यह अधिकार जो है विधानमंडल के पास नहीं है ना। एक चीज़ ये ध्यान रखिए, जैसे अनुच्छेद 16 जो है लोक नियोजन जहाँ पर था, तो लोक नियोजन के समय में विषय में जो संसद है उसको यह अधिकार है कि वो किसी भी विशेष राज्य के लिए जो है निवास के लिए भी उसे आरक्षित कर सकती है ना, वहाँ के हिसाब से व्यवस्था को बना सकती है। और दूसरा संसद को यह भी अधिकार है, हमने पहले भी इसके बारे में देखा कि लास्ट क्लास में, है ना, रिट जारी करने की जो शक्ति है वह भी संसद दूसरे न्यायालय को दे सकता है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को छोड़कर, क्योंकि उनके लिए ऑलरेडी प्रावधान जो है संविधान में किया गया था अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय में, और अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट, इनको ऑलरेडी दिया गया है। और संसद को यह भी अधिकार है कि वो किसी दूसरे न्यायालय को भी यह अधिकार दे सकता है। और अनुच्छेद 33 में भी हमने देखा कि वो सशस्त्र बल, पुलिस बल और जितने भी खुफिया एजेंसी हैं इनके भी मूल अधिकारों में युक्ति प्रतिबंध जो है इसको लगाने का अधिकार संसद को दिया गया है। तो ये जितने भी अधिकार हैं ये सिर्फ संसद को प्राप्त है ना, यहाँ पर, और दूसरे किसी को नहीं है ये अधिकार। एक चीज़ ये यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, विधानमंडल को यह अधिकार नहीं प्राप्त है। और कुछ मूल अधिकारों के क्रियान्वयन में अगर प्रॉब्लम, मतलब उनको नहीं अगर क्रियान्वित हो रहे हैं, जैसे अस्पृश्यता हो गया, तो उनके संबंध में बलात्कार निषेध अधिनियम हो गया, जैसे हमने देखा था 2 अधिनियमों को, इन 2 अधिकारों को, तो उनके तहत अगर उनका पालन नहीं हो रहा है या उनका जो है उनके मतलब वो हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है उन अधिकारों का,
तो उसके संबंधित वह नियम बना सकती है और कानून भी बना सकती है। जैसे संसद को ने अस्पृश्यता अपराध 1955 बनाया और जिसके तहत उसने दंड को निर्धारित किया 6 माह या 500 रुपये आर्थिक दंड की यहाँ पर व्यवस्था की गई। तो ये सब भी जितने कानून हैं ये सब भी बनाने का अधिकार जो है, अनैतिक द्व्यापार अधिनियम भी बनाया गया था, संसद के द्वारा ही बनाया गया है ना। तो मतलब किसी मूल अधिकार के क्रियान्वयन में किसी व्यक्ति ने अगर उल्लंघन किया है तो उसको दंडित करने के लिए संसद जो है कानून बना सकती है। बेसिकली मतलब ये हुआ है ना। तो ये अधिकार जो है सिर्फ संसद को प्राप्त है और विधानमंडल को नहीं प्राप्त है, ये चीज़ याद रखिएगा। अब हमारे जो मूल अधिकार हैं वह पूर्णतः जो है हमने 12 से 35 में सारे मूल अधिकारों को एक एक करके हमने देखा। अब संपत्ति का जो अधिकार है, जिसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से इसको यहाँ से विलोपित कर दिया गया था ना। तो इसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया संविधान के भाग 13 में अनुच्छेद 300A में इसको रखा गया। तो यहाँ से इसको जो है वो 44वें संविधान संशोधन 1978 या अनुच्छेद 31 में था, है ना। तो यहाँ से इसको हटा दिया गया। तो अब ये जो है कि कानूनी अधिकार है जिसके उल्लंघन पे जो है हम उच्चतम न्यायालय नहीं जा सकते, लेकिन उच्च न्यायालय जा सकते हैं, क्योंकि उच्चतम न्यायालय जो है सिर्फ मूल अधिकारों के संबंध में रिट जारी करता है, जबकि उच्च न्यायालय जो है अन्य कानूनी नियमों के खिलाफ भी रिट जारी कर सकता है। तो यह कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये है कि इसे एक कानूनी अब अधिकार बना दिया गया है ना। तो इसका उल्लंघन होने पे हम न्यायालय बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन हम जो रिट अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय रिट जारी करता है वो है नहीं जारी हो सकती है। कुल मिला के कहने का मतलब ये एक मूल अधिकार अब नहीं है, ये सिर्फ एक कानूनी अधिकार है। तो इस तरह हमने 12 से 35 तक सभी मौलिक अधिकारों के बारे में डिस्कस किया। आप सबको अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।